स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। कल हम हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे कारक, जिसमें हमने कारक की परिभाषा और कारक के 8 भेदों के बारे में पढ़ा और आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तर। तो चलो प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कारक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यानी कारक की परिभाषा बतानी है हमें उदाहरण के साथ में। तो कारक है, पहले प्रश्न का उत्तर है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए वह कारक कहलाता है। तो कारक की परिभाषा क्या है बेटा, कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध है जो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए वह कारक कहलाता है। उदाहरण है जैसे राकेश ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर ने के द्वारा हमने इसको राकेश और पुस्तक को और पढ़ी को जोड़ा है वाक्यों को। तो इस प्रकार से इन दोनों का संबंध हो गया, राकेश ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर ने है, कौन सा कारक है बेटा, कर्ता। तो इस तरह से कारक की परिभाषा और ये इसका एक उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारक के कितने भेद हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर है आपका, कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने या पृथक होने के भाव में, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो ये हैं कारक और कारक के 8 भेद। अब है इनके एक एक उदाहरण, इनके साथ में आपको उदाहरण लिख रखे हैं कि पहला कर्ता का उदाहरण है, राम ने खाना खाया। दूसरा, मैं श्याम को पत्र लिखूंगा, ये कौन सा है, कर्म कारक। फिर है कर्ण कारक में, राम कलम से लिखता है। संप्रदान में, गरीबों को खाना दो। अपादान, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। संबंध काके की, श्याम का भाई राम है। में पर, अधिकरण, पुस्तक मेज पर है। संबोधन हे अरे, अरे मोहन तुम अभी तक नहीं गए। तो बेटा आपको भी ऐसे उत्तर लिखना है कि कारक के 8 भेद हैं, ये कर्ता कारक लिख दोगे, फिर उनकी विभक्ति और उनके फिर एक एक उदाहरण आप लिख दोगे। यहाँ पे आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसर्ग से आप क्या समझते हैं और ये क्या काम करते हैं और इन्हें किन नामों से पुकारा जाता है। तो प्रसर्ग क्या है बेटा, प्रसर्ग यानी विभक्ति। तो संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया को जोड़ने वाले चिन्ह कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहलाते हैं। कारक चिन्ह को प्रसर्ग तथा विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। और ये आपका आइडिया कि क्या काम करते हैं, ये क्रिया से जोड़ने का काम करते हैं। संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह हैं, उन्हें कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। और कारक चिन्ह को, इनका जो नाम है वो प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी हम इन्हें कहते हैं। आगे प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रसर्गों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर विभक्ति दे रखी है, प्रसर्ग यानी विभक्ति दे रखी है आपको कारक की, जो उचित है वो आपको इसमें लिखनी है। जैसे वह पड़ोसियों डैश धमकाता है, तो क्या आएगा इसमें, को। वह पड़ोसियों को धमकाता है। यह खबर समाचार पत्रों में छपी है। यह खबर समाचार पत्रों में छपी है। मैं सरकार को पत्र के द्वारा सूचित करूंगा। मैं सरकार को पत्र के द्वारा सूचित करूंगा। लड़की घोड़े से गिर पड़ी। कपड़े मेज पर रखे हैं। वह निर्धनों के लिए, यहाँ पर को भी आ सकता है लेकिन यहाँ पर क्या है, के लिए दे रखा है इसलिए को, क्योंकि संप्रदान कारक है जिसकी को और के लिए दोनों विभक्ति होती हैं। तो वह निर्धनों के लिए फल लाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके पहले में को, दूसरे में फिर के द्वारा, से, पर और के लिए। नेक्स्ट है आपका, रेखांकित अंश में कारक का नाम बताइए। कि जो रेखांकित शब्द है, जो नीचे रेखा खींच रखी है, उसका हमें कारक का नाम बताना है। वह रवि की बहन है। की आ गया तो का के किस में आता है, संबंध कारक। गंगा हिमालय से किस में आता है बेटा, कर्ण कारक और अपादान में, लेकिन यहाँ पर अलग होने का भाव है इसलिए अपादान कारक। वह छत पर बैठी है, पर में पर किस में आता है, अधिकरण। रुपए जेब में रखे हैं, अभी बताया, में और पर अधिकरण। मैं तुम्हारे लिए पुस्तक लाया हूं, के लिए किस में आता है, संप्रदान में, तो संप्रदान कारक। आगे है, रेखांकित में कारक का सही विकल्प छांट कर लिखो। मैं घोड़े से गिर पड़ा। यहाँ घोड़े से गिर पड़ा, कौन सा कारक आएगा बताओ, करण आएगा, संप्रदान, अपादान या फिर अधिकरण। तो यहाँ पर मैं घोड़े से गिर पड़ा, तो यहाँ पर से यानी क्या हो गया, वो अलग हो गया। से विभक्ति आ रही है, दो में आती है, कर्ण में और
अपादान में। लेकिन यहाँ पर गिरने का भाव है यानी अलग होने का भाव है, तो क्या आएगा यहाँ पर अपादान कारक। तो पहले में आएगा अपादान। आगे है रवि को पत्र लिखो। उसने रवि को पत्र लिखा। उसने रवि को पत्र लिखा। तो को विभक्ति आ रही है, तो कर्ता कर्म संप्रदान अपादान। संप्रदान में भी को आती है, लेकिन क्या आती है उसके साथ में देने का भाव। उसने रवि को पत्र लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका कर्म कारक। नेक्स्ट है थैले में फल है। थैले में फल है। अब यहाँ पर में आ रही है। में किसमें आती है आपके बेटा? में सिर्फ आपके एक में आती है, अधिकरण में। लेकिन यहाँ पर आपको अधिकरण का एक भी ऑप्शन नहीं दे रखा, तो आप एक इनमें से काट कर अधिकरण का ऑप्शन लिख के, जैसे हमने इसको कर्म को काट कर यहाँ पर अधिकरण कर लिया, तो आप इसमें अधिकरण लिखोगे, में पर अधिकरण। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है वाक्यों में रेखांकित अंश का उचित कारक से मिलान कीजिए। यहाँ पर वाक्य दे रखे हैं और यहाँ पर कारक दे रखे हैं, तो आपको बताना है पहला वाक्य किस कारक का है। गांधी जी ने पत्र निकाला। गांधी जी ने पत्र निकाला, तो गांधी जी ने किस में आता है? कर्ता कारक। वह चाकू से यानी के द्वारा, साधन द्वारा, क्या आएगा? कर्ण कारक। राधा पुस्तक पढ़ रही है, कर्म कारक, क्योंकि यहाँ पर राधा पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ पर ना कर्ता की वो दे रखी है ना ही कर्म दे रखे, इसलिए कर्म कारक। मैंने पिताजी को पत्र लिखा, कर्म कारक। को आ रहा है अरे तुम कब आए, यहाँ पर अरे संबोधित कर रहा है, संबोधन कारक। संदूक में कपड़े हैं, अधिकरण कारक। आगे है आपका निम्नलिखित कारकों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। ये कारक दे रखे हैं, इनका प्रयोग करके आपको वाक्य लिखने हैं। तो अधिकरण में कौन से विभक्ति आती है बेटा? अधिकरण में आती है में और पर। तो आपको में और पर में से, अधिकरण में आती है में या फिर पर, तो इसका प्रयोग करके, जैसे संदूक में कपड़े हैं। संप्रदान को या के लिए। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? को या के लिए। तो आप दोनों में से कोई किसी का भी उदाहरण, जैसे मैंने लिखा भिखारी को भोजन दो। अपादान से यानी पृथक होना, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। कर्म की को उसने रवि को पत्र लिखा। ठीक है बेटा। तो ये आपको सभी जो एक्सरसाइज हैं वो बुक में करनी है। ये वाले जो क्वेश्चन है आप नोटबुक में नोट करोगे, जो आपने एक एक वाक्य बनाया है, और प्रश्न उत्तर भी आपको नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। Students, as you know, we already started our chapter number 15, water. In previous video we study some topic of water which is present in your science book. So students, in today's video we start our new topic of water, like today's we study natural calamities and some important points of water conservation on it. स्टूडेंट्स, नेचुरल calamities यू हैव टू नो। नेचुरल calamities का मतलब है नेचुरल आपदा, जो आपकी नेचुरल होती है आपदा, मतलब मैन मेड नहीं होती, नेचुरल होती है, लाइक फ्लूड, ड्रोट एक्सेट्रा। तो अब फ्लूड और ड्रोट, ये जो दो नेचुरल क्लामिटीज़ है, ये वाटर से रिलेटेड है। फ्लूड में क्या होता है? फ्लूड का मतलब होता है बाढ़। मतलब अगर आप ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे ज़्यादा पानी भर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लूड बोला जाएगा आपका। मतलब वहाँ पे पानी भरा हुआ है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दैट एरिया, वी हैव टू नो दैट फ्लूड। और फ्लूड आपको पता है बाढ़ क्या कॉज करती है? सोइल इरोजन। अगर सोइल इरोजन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? प्लांटेशन है वो क्या है? रिड्यूस हो जाएगा, कम अमाउंट में होगा। और आपका सेकंड नेचुरल कैलामिटीज़ है ड्रोट। ड्रोट में आप क्या पढ़ेंगे? ड्रोट होगा सूखापन। मतलब वहाँ पे सूखापन का मतलब है जो अमाउंट होता है वाटर की वो कम होती है, बहुत कम बारिश वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पे ड्रोट की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। लाइक मोस्ट कॉमनली ड्रोट एरिया इज़ राजस्थान। तो आप राजस्थान में सबसे ज़्यादा सूखापन होता है। तो ये आपकी नेचुरल कैलामिटीज़ है। वाटर कंजर्वेशन में आप करेंगे, वाटर कंजर्वेशन में आप पढ़ेंगे कि जो पानी को आप कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, कैसे इकट्ठा करके रख सकते हैं, तो ये आप वाटर कंजर्वेशन में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, कैलामिटीज़। The amount of rainfall and its time duration on different places on earth is different. In some places it rains almost around the year, whereas there are places where it rains only for a few days. This leads to flood और drought. अब क्या कह रहा है? जो रेनफॉल आपकी जो बारिश हो रही है उसका अमाउंट और डिफरेंट प्लेसेस पे अलग होता है। कहीं पे कुछ ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे कुछ कम होती है। मतलब कुछ दिन लगातार बारिश होगी, फिर कुछ साल में क्या है बारिश कुछ इलाकों में होगी और कुछ समय के लिए ही होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि
ये जो रेनफॉल है क्या कोज करता है, फ्लूड और ड्राफ्ट। फ्लूड क्या होता है, हैवी रेनफॉल आना मतलब बाढ़ आना। ड्राफ्ट का मीन्स होता है सूखापन। तो हम पहले पढ़ेंगे फ्लूड। समटाइम्स द रेनफॉल इज सो हैवी दैट रिवर्स राइज अबाउट देयर बैंक्स to overflow to nearby areas and the land gets submerged in water. This condition is called flood. अभी देखिए इस पिक्चर में शोन हो रहा है फ्लूड के बारे में कि यहाँ पे जो कार व्हीकल्स खड़े हैं वो पानी में डूब रहे हैं। तो अभी फ्लूड क्यों होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है जिसकी वजह से जो आपके नदी पॉन्ड लेक्स है उनका जो वाटर है वो उनका किनारे से ऊपर उठ जाता है, ठीक है, ओवरफ्लो होने लग जाता है ऊपर, मतलब किनारे से ऊपर उठ जाता है, उनका राइज है, उनका लेवल है वो ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो पानी है उसके आसपास के इलाकों में घुस जाता है, जैसे गांव शहर जहाँ पे भी है वो रिवर है वहाँ पर उसके आसपास के इलाकों में पानी चला जाता है और जो लैंड है ज़मीन है वो आधी ज़मीन के अंदर डूब जाती है। इस कंडीशन को हम फ्लूड कह रहे हैं, एज यू सी इन दिस पिक्चर। Next, due to flood, the water level in rivers, lakes and pond rises. Some effects of flood are as follows. अब क्या कह रहा है, ड्यू टू फ्लड, जो आप बाढ़ है उसकी वजह से क्या होता है, जो रिवर्स का वाटर लेवल है लेक्स का पॉन्ड्स का वो राइज ऊपर उठ जाता है। तो हम इससे बोल सकते हैं अगर इन सब का वाटर लेवल राइज होगा तो ये हाई रिस्क है। आपने देखा होगा कई न्यूज़ चैनल में भी जो ज़्यादा बारिश आती है तो एंकर है वो ये बताते हैं कि इस रिवर का जो वाटर लेवल है वो राइज हो चुका है। कौन सी जो ज़्यादा वाटर लेवल क्या है, डेंजर जोन का साइन देता है, ठीक है। तो सम इफेक्ट्स ऑफ फ्लूड आर एज फॉलोज। हैवी फ्लूड ब्रिंग अबाउट सोइल इरोजन मेकिंग लैंड बैरन एंड इनफर्टाइल। अब क्या कह रहा है, जो ज़्यादा बाढ़ की वजह से क्या होता है, सोइल इरोजन होता है। सोइल इरोजन का क्या मतलब है, सोइल इरोजन का मतलब जहाँ पे मिट्टी होती है बारिश की वजह से वो मिट्टी कटने लगती है, ठीक है। अगर जब पानी का बहाव तेज़ है, बारिश तेज़ हो रही है तो वहाँ की जो मिट्टी है उसको भी पानी अपने साथ भाग कर लेकर जाएगा, ठीक है। मिट्टी जब भाग कर ले जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ ग्रो होने के लिए आपको भी सोइल की ज़रूरत होती है, तो लैंड बैरन बांझ और इनफर्टाइल हो जाएगी। मतलब बैरन और इनफर्टाइल का मतलब है उस लैंड पे दोबारा से कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो इसे हम बैरन इनफर्टाइल लैंड बोलते हैं। During a flood, plants and crops die either due to suffocation or by excess of water. अब क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अ फ्लूड किसी भी बाढ़ के दौरान जो प्लांट्स और क्रॉप है वो डाई हो जाते हैं ड्यू टू सफोकेशन और एक्सेस ऑफ वाटर। अब क्या है, जो फसल और पानी में डूब जाएगी या एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से उनका जो ऑक्सीजन आपके इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस बना करने में हेल्प करता है वो नहीं हो पाएगा, तो प्लांट्स और क्रॉप है वो डाई हो जाएगी, मर जाते हैं, सूख जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। ड्यूरिंग फ्लूड्स मैनी एनिमल्स लिविंग इन वाटर गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एंड डाई व्हेन द फ्लूड वाटर रिसीड्स। आप क्या कह रहे हैं, बाढ़ के दौरान काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो क्या होंगे, वो पानी में रहते हैं। अगर जो बाढ़ है उसका बहाव तेज़ है तो पानी में रहने वाले जो जानवर वो भी उस बहाव के साथ आगे चले जाते हैं और ज़मीन पे फंस जाते हैं अलग, लेकिन और मर भी जाते हैं। कैसे, जब बाढ़ का पानी है कुछ दिन बाद सूखता है तो जो एनिमल्स उस पानी में है वो क्या हो जाएगा, बिना पानी की वजह से डेड हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि फ्लूड जो मैनी एनिमल्स के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होता है, वाटर एनिमल्स के लिए। In waterlogged condition, many diseases causing microorganisms multiply and cause waterborne disease, and in some cases it causes epidemic. अब क्या कर रहे हैं, कुछ कंडीशन वाटर लॉग का मतलब क्या है, पानी है वहीं पे फंस जाता है, कहीं से निकल नहीं पाता है, तो काफ़ी सारी डिजीज़ होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी नंबर में बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारी वाटरबोर्न डिजीज़ होती हैं और कुछ केसेस में ये एपिडेमिक भी कोज करती है, ठीक है। फ्लूड्स कोज अ हैवी लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो फ्लूड है, बाढ़ है, वो काफ़ी ज़िंदगी और हमारी जो लाइफ है, काफ़ी सारे इस मेनी ह्यूमंस की भी डेथ होती है, काफ़ी सारे लॉस होता है ह्यूमंस को, उनकी प्रॉपर्टी को। जैसे आप देखा कि सोइल इरोजन होता है, लैंड इनफर्टाइल हो जाती है तो फार्मर्स को काफ़ी नुकसान होता है, उनकी जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाती है तो उनको फील्ड्स या क्रॉप उगाने में कितना वो होता है। तो ये बोल रहा है कि फ्लड काफ़ी इफेक्ट कोज करती है, ठीक है। An extra bit, the Kosi River is known as the sorrow of Bengal and Bihar as it brings flood
इन दिस स्टेट्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर। अब क्या कह रहे हैं, जो बंगाल है बिहार में कोसी रिवर है उसका दूसरा नाम है सोरो बंगाल है बिहार। क्यों सोर मतलब दुख, दुख क्यों होता है, क्योंकि हर साल इस नदी की वजह से बाढ़ आती है इन दो स्टेट्स में, राज्य में, ठीक है। ड्रोट, sometimes it does not rain in a place for a long time or there is too little rainfall. The abnormally long period of no rain or very little rain is called drought. अब क्या कह रहे हैं, कभी कभी कुछ जगह पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है, बहुत कम अमाउंट में बारिश होती है। तो ये जो पीरियड है कि काफ़ी लंबे पीरियड तक कोई बारिश नहीं हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को ड्रोट। ड्रोट का मतलब होता है सूखा, मतलब कहीं भी पानी बारिश ना हो तो वो ज़मीन क्या सूख जाती है। द सोइल ड्राइज अप एंड क्रैक्स डेवलप इन द प्लेस अफेक्टेड बाय ड्रोट। अब क्या कह रहे हैं, जो मिट्टी है सूख जाएगी और उस मिट्टी के अंदर कुछ दरारें बननी शुरू हो जाती हैं जो ड्रोट का कारण होती है। अफेक्टेड बाय ड्रोट सूखे से होती हैं। द वाटर टेबल ऑफ द प्लेस गोज डाउन एंड द वेल्स एंड टू वेल्स ड्राई अप। अब क्या कह रहे हैं, उस जगह का जो वाटर टेबल है वो भी क्या हो जाएगा, नीचे ग्राउंड में नीचे चला जाएगा, और जो कुएं और ट्यूबवेल का पानी है वो भी सूख जाता है सूखेपन की वजह से। So extra bit of drought. The states like Rajasthan, Gujarat, Telangana, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh get very less or no rain in monsoon. These area are most vulnerable to droughts. अब क्या कह रहा है, जो गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में बहुत कम और बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है मानसून के समय। अब आपको पता है मानसून में तो बारिश होती है, लेकिन इन स्टेट में मानसून के टाइम कोई बारिश नहीं होती है, इसलिए ये जो राज्य है सबसे ज़्यादा सूखेपन की चपेट में आते हैं, ठीक है। इन राज्यों में ज़्यादा सूखापन देखने को मिलता है। ये आप ड्रोट पिक्चर, सूखेपन की पिक्चर देखो, किसी भी सोइल के अंदर क्रैक्स आ गए हैं, बिल्कुल सूख गई है। प्लांट्स भी, यहाँ के जो प्लांट्स है कितनी कम अमाउंट है प्लांट्स की, कोई प्लांट्स नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सम मेजर इफेक्ट ऑफ ड्रोट्स आर एज फॉलोज। कुछ इफेक्ट ड्रोट के वो है, देर इज़ नो क्रॉप और फूड फॉर ह्यूमन्स एंड नो फॉडर फॉर एनिमल्स। अब क्या कह रहा है, इंसानों के लिए कोई भी फसल और खाना नहीं अवेलेबल हो पाता है क्योंकि लैंड है वो क्या सूख जाती है, और एनिमल्स के लिए भी कोई खाना नहीं मिलता है ड्रोट के टाइम पे। द कंडीशन ऑफ फेमाइन डेवलप्स एंड पीपल डाई आउट ऑफ स्टारवेशन। कंडीशन ऑफ फेमाइन, फेमाइन का क्या मतलब है कि आपको फूड की कमी, खाने की कमी हो जाती है और लोग भूख की वजह से मरने लगते हैं, ठीक है। ड्रोट ब्रिंग्स अ वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस इन द रीजन। अब ये जो सूखापन है उसकी वजह से वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस होता है रीजन। वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या मतलब है, इकोनॉमी पे कैसे प्रभाव पड़ता है। अब देखिए फार्मर है, उनकी क्रॉप्स सोइल में उगेगी नहीं, क्रॉप्स नहीं उगेगी तो फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो हम उनको क्या नहीं सेल नहीं कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकते उस फूड को, तो इकोनॉमी पे काफ़ी फ़र्क डालती है आपकी ड्रोट, सूखापन किसी भी जगह में। पीपल आल्सो डाई आउट ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। जो लोग हैं वो पानी की कमी से भी मर सकते हैं। अब ड्रोट सूखेपन में पानी की कमी होती है तो पानी की वजह से ही लोग मरने शुरू हो जाते हैं। इट आल्सो रिजल्ट इन फॉरेस्ट फाइबर कोज बाय इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द स्कॉचिंग सन। अब क्या कह रहा है, कुछ कुछ रीजन में जंगलों में आग भी लग जाती है, किस लिए, क्योंकि उस सूखेपन की वजह से सन की चमक इतनी तेज़ होती है, को इतनी गर्मी होती है वहाँ पे कि उस हीट की वजह से कुछ जगह पे आग लग जाता है। आपको पता है पानी सूखापन है तो पेड़ भी बिना पानी के सूखने लग जाते हैं। अगर पेड़ सूखने लग जाएंगे तो उन जगहों पे आग लगना काफ़ी आसान है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके कुछ इफेक्ट है ड्रोट्स के। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर कंजर्वेशन। We know this about a little bit. Water conservation, in since only a small percentage of water on our planet is usable, so it is essential for us to use water carefully and judiciously. अब क्या कह रहे हैं, सिर्फ कुछ परसेंट है वाटर का जो हमारे प्लानट पे वो इस्तेमाल करने के लायक। आप जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज साल्टी which is present in ocean and sea. So we can say that only some percent, like 2 to 3% of water are potable water. So it is essential. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वाटर का इस्तेमाल बहुत केयरफुली करें। केयरफुल, इकोनॉमिकल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। केयरफुल, इकोनॉमिकल या जुडिशियस जो यूज़ होता है वाटर का उसे वाटर कंजर्वेशन बोलते हैं। The increasing population has added to the demand of water, but the amount of available water is limited. This leads to water crisis. अब क्या कह रहा है,
पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो पानी की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है, लेकिन पानी का जो अवेलेबल अमाउंट है वो तो लिमिटेड है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, पानी की जो डिमांड है, उनके पानी की जो ज़रूरत है वो भी बढ़ेगी, लेकिन जो वाटर पोर्टेबल वाटर जो अवेलेबल है वो लिमिटेड है, कम है, उसकी अमाउंट इतनी नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस, पानी की वजह से काफ़ी सारे क्राइसिस होते हैं। वाटर पोल्यूशन हैज़ आल्सो रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर। अब जो वाटर पोल्यूशन होता है, जैसे आपने सुना हो काफ़ी सारे वाटर पोल्यूशन के बारे में, ये वाटर पोल्यूशन भी क्या है, जो इस्तेमाल करने वाला पानी है उसकी अवेलेबिलिटी को कम कर देता है, ठीक है। सो इट इज़ अवर प्राइम ड्यूटी टू कंजर्व वाटर, तो हमारी प्राइम ड्यूटी है वाटर को कंजर्व करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट वेस्ट ऑफ कंजर्व वाटर एंड अबाउट वाटर पोल्यूशन. So your today's homework is that you have to write down long answer type question number 1 and question number 2 in your fair notebook. Question number first is draw a label diagram of water cycle and explain its importance. जो वाटर साइकिल है उसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है और उसकी इम्पोर्टेंस आपको एक्सप्लेन करनी है. So this is the diagram of water cycle which is available in your science book, page number 166 of this chapter number 15. Okay students, you have to draw this diagram. And importance of this water cycle is it regulates temperature of the earth. अर्थ का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है वाटर साइकिल. आल्सो इट हेल्प्स इन रेगुलेटेड वेदर ऑन अर्थ. अर्थ पे जो मौसम है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है. जैसे आपको पता है जब बारिश का मौसम होता है, ज़्यादा मानसून आता है, उसके बाद ही थोड़ा वेदर में चेंज आता है, थोड़ा को आपकी जो विंटर सीजन है वो आना स्टार्ट होता है, ठीक है. तो ये वेदर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है. इट आल्सो हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू लार्ज एरिया. अब ये रेनफॉल क्या करती है, अलग अलग लार्ज एरिया में पानी को डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी हेल्प करती है. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज लिस्ट सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व. कुछ तरीके बताना जिसकी वजह से हम वाटर का कंजर्व कर सके हैं. सो आंसर इज सम वेज टू कंजर्व वाटर आर अडॉप्ट वाटर हार्वेस्टिंग मेथड. जो हम खेत में अपने क्रॉप्स लगाते हैं तो वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए. कैसे हम पानी का कम इस्तेमाल करके अपने क्रॉप्स को उगा सकते हैं. रिपेयर ऑल लीकिंग टैप्स. आपके घर में जो भी टैप्स लीक कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाएं. कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज इट. जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करें और उसका इस्तेमाल करें. किसी भी चीज़ में आप रेन वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गार्डनिंग में प्लांट्स को वाटर देने के लिए और अदर थिंग्स में. सेकेंड, यूज़ अ बकेट इंस्टेड ऑफ शावर फॉर बाथ. जब आप नहाते हैं तो एक बकेट का इस्तेमाल करें बल्कि शावर की बजाय. शावर में ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, ठीक है, इसलिए आप बकेट में पानी डालकर बात करें. क्लोज टैप व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ. जब आप अपने टीथ को ब्रश करें तो उस टैप को क्लोज कर दें. बिल्ड डैम्स टू कंजर्व वाटर. वाटर को कंजर्व करने के लिए डैम्स का बिल्ड करें, बनाएं. So that's it for today students. Thank you for listening. Class, so let's start our today's maths class. In the previous class we completed our exercise 6.2 and now the third question is in which we have addition and subtraction of decimal number. कि how to add and how to subtract decimal numbers, ठीक है, from one another. So here we have first question of exercise 6.3 is add the following decimals. ठीक है, हमें क्या करना है, एडिशन करना है. तो यहाँ तीन वैल्यूज गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी सिमिलर फॉर्मूला लगेगा. क्या करना होगा हमें, आफ्टर डेसिमल और बिफोर डेसिमल वी हैव टू मेक द डिजिट सेम. ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स वी हैव टू मेक द सेम. सो हियर वी हैव 1 डिजिट, हियर वी हैव 3 डिजिट्स एंड हियर वी हैव 3 डिजिट्स. तो क्या करेंगे हम, सिंपली ऐड कर देंगे जितनी जीरोज होती है. और अगर बिफोर क्या है, यहाँ देखो बिफोर डेसिमल प्लेस वी हैव 1 1 और 2. तो मैक्सिमम कितना है 2. तो हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 करना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 0.4 और कितने बनाए थे यहाँ पे 3. अब डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल होता है जब भी एडिशन करते हैं. यहाँ कितना है 5 है, तो 0.5214 हो गया. नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 15.635. ठीक है, हो गए डिजिट सेम. क्योंकि क्या था यहाँ पे 1 डिजिट थी तो हमने 2 जीरो उसके लास्ट में ऐड कर दी. और बिफोर डिजिट क्या कर देते हैं हम, 1 या 2 जीरो जितनी भी रिक्वायर्ड होती है उतनी जीरोस ऐड कर देते हैं. ठीक है, आप सिंपली क्या करना है, ऐड करना है. क्या हो जाएगा, 0 + 4 + 5 is 9, 0 + 1 + 3 is 4.
4 plus 2 6, 6 plus 6 is 12, 12 raised to power 1 इधर होगा, 1 plus 4 is 5, 5 plus 5 is 10 and 10 plus 5 is 15 raised to power 1 यहाँ हो जाएगा, कैरी यहाँ हो जाएगा 1 और 1 2। सो क्या आंसर आ गया हमारे पास 25.249। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड है हमारे पास 4.56 34.97। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट सेम करनी है हमें यहाँ पे। आफ्टर द डेसिमल हेयर वी हैव 2 डिजिट्स एंड हेयर वी हैव 2 डिजिट्स, तो हमें ऐड नहीं करनी है जीरोस, बट बिफोर डेसिमल वी हैव 1 एंड हेयर वी हैव 2। सो यहाँ इसके आगे क्या करना है, एक जीरो ऐड करेंगे 0.56। अब यहाँ क्या होगा 34, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होता है। ठीक है, सिंपली क्या करना है ऐड, 6 plus 7 is 13, कैरी 1, 5 plus 1 is 6, 6 plus 9 is 15, पॉइंट यही होगा और कैरी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 15 की एक पावर हो जाएगी यहाँ, 4 plus 4 8 और एक 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 3। सो दिस इज आंसर फॉर दिस। नाउ थर्ड है हमारे पास 0.628, 6284, 5.028, 13.698। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट सेम करनी है। यहाँ कितनी है, अब हमारे पास डेसिमल के बाद 4, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो मैक्सिमम कितना है 4। तो इन 3 वालों को क्या करना है, आफ्टर हम क्या करेंगे, एक जीरो ऐड कर देंगे। नाउ बिफोर डेसिमल हियर वी हैव 1, 1 एंड 2, तो इसके 1 वालों के आगे भी क्या करेंगे, जीरो ऐड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आगे जीरो ऐड 0.6284, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 05 और क्या हो जाएगा 028 और यहाँ एक जीरो ऐड होगी क्योंकि 4 डिजिट है मैक्सिमम, और 13 पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होता है 698 और उसके लास्ट में क्या हो जाएगी एक जीरो। अब प्लस करना है 4, सिंपली 8 plus 8 plus 8, 8 plus 8 16, 16 plus 8 is 24, कैरी कितना होगा 2, 2 2 4, 4 2 8, सॉरी 4 2 6 एंड 6 और 9 कितना होता है 15, कैरी 1 यहाँ जाएगा, 6 plus 1 7, 7 plus 6 is 13 अगेन, पॉइंट यही रहेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होता है, यहाँ 1 हो गया, 1 plus 5 6, 6 plus 3 is 9 और 1 यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर थर्ड पार्ट। So now last part you have to try yourself. Now the next question is, so subtract the following. So we have in the second question we have to subtract the decimal numbers. So again same rule लगेगा। First of all क्या करेंगे हम यहाँ पे 45.98। अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितनी वो वैल्यूज है 2 और यहाँ कितनी है 4, मैक्सिमम 4 ही है, तो क्या हो जाएगा इसके बाद 2 जीरो ऐड हो जाएंगी। बिफोर डेसिमल वी हैव 3 और हियर वी हैव 2, तो मैक्सिमम 3 है, तो यहाँ 3 रहेगा और इसके आगे क्या हो जाएगी एक जीरो ऐड हो जाएगी 36.7756 और माइनस करेंगे इसको सिंपल। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 10, यहाँ 9 और यहाँ 7, यही होगा। ठीक है, एक एक उसमें से माइनस होता चल जाता है। अब 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 9 minus 5 is 4, 7 minus 7 is 0, 9 minus 7 is 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होगा ना, 4 माइनस नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 और यहाँ कितना बच जाएगा 4। ठीक है, 14 minus 6 is 8, 4 minus 3 is 1 and 4 minus 0 is 4। तो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सिंपली क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन तो आप लोगों को करने आती होगी। सिंपली डेसिमल में क्या हो जाएगा, before the decimal place and after the decimal place and before the decimal place we have to make the number of digits same। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास 567.67 माइनस करना है उसमें से 234.55। ठीक है, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस देखते हैं, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स और यहाँ 2 डिजिट्स, नथिंग विल बी एडेड। Now before decimal place 3 digits and 3 digits, so nothing will be added to the after the decimal and before the decimal। तो simply क्या करना है हमें 567.67 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 234, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 5 5। ठीक है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2, 6 minus 5 is 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 minus 4 is 3, 6 minus 3 is 3 और 5 minus, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 235.67 minus 121.302। सो यहाँ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर द डेसिमल हियर वी हैव 2 एंड हियर वी हैव 3 डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ क्या बनानी होगी, एक जीरो इसके बाद ऐड कर देंगे,
यहाँ 3 है और यहाँ बिफोर डेसिमल 3 है, तो यहाँ कुछ ऐड नहीं होगा, तो सिंपली क्या करना है 235.67 और इसके बाद एक 0 बिकॉज here we have 3 digits and here we have 2, so after the decimal we have to add a 0. ठीक है, अब ना 1 2 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है 3 0 एंड 2 माइनस करना है सिंपली, यहाँ हो जाता है 10 और यहाँ क्या रह जाएगा 6, 10 minus 2 is 8, 6 minus 0 is 6 और 6 minus 3 is 3, पॉइंट के नीचे क्या होगा पॉइंट, 5 minus 1 is 4, 3 minus 2 is 1 and 1. ठीक है, सब्ट्रैक्शन, आई होप सब्ट्रैक्शन आप सब लोगों को करनी आती होगी, सिर्फ डेसिमल में क्या करना है आपको प्लेस सेम करने और उसके बाद सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। लास्ट पार्ट इसका भी आपको खुद ट्राई करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमें सिंप्लीफाई करना है। हियर वी हैव बेसिक ऑपरेशंस, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन अब दोनों एक ही क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, फर्स्ट और सेकंड में एडिशन अलग था और सब्ट्रैक्शन अलग था, बट हियर वी हैव बोथ ऑफ दीज विल बी मिक्स्ड इन वन क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 3 वैल्यूज गिवन है और 2 साइन है। ठीक है, तो हम किसी भी 2 को अज्यूम करके उनको सोल्व कर सकते हैं और 2 फिर उसके बाद जो एज इट इज है उनको एज इट इज रहने देंगे। देखो यहाँ पे या तो हम एडिशन को कर लें या हम सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, दोनों में से किसी को भी करेंगे। सब्ट्रैक्शन वाला करना, जो वैल्यू आएगी यहाँ होगी और उसके साथ एडिशन में इस वैल्यू को फिर अगेन एडिशन वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन वाला ही वो कर लेते हैं। दोनों से आंसर ऐसे हमेशा सेम ही आता है। ठीक है, एडिशन वाला हमने करा तो यहाँ क्या है, देखो यहाँ 3 है आफ्टर डेसिमल प्लेस और ये कितना है 2 डिजिट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। बिफोर डेसिमल 2 ही है तो 2 ही रहेंगे, 74.621 और इसमें क्या हो जाएगा 22 पॉइंट के नीचे पॉइंट 08 है और उसके बाद एक और 0 ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा प्लस 1 + 0 is 1, 2 + 8 is 10, कैरी 1, 6 + 1 is 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होगा 6 और 9। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 96.701 और माइनस उसमें से माइनस था यहाँ साइन और यहाँ कितनी वैल्यू है 52.524। अब यहाँ देखो after decimal we have 3 digits and here we have 3 digits and before decimal we have 2 and here we have 2, so nothing will be added. So simply क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यूज को, तो क्या हो जाएगा 52.524। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना तो यहाँ कितना हो जाएगा 11, यहाँ कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ से पावर आएगी तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 11 - 4 is 7, 10 - 2 is, एक सेकेंड, यहाँ 10 नहीं होगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 6 ही होगा, तो 9 - 2 is 7 और here we have 6 - 5 is 4 and 4, 44.177 इसका आंसर आ गया। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों वैल्यूज को एक साथ ले लेते तो भी आंसर यही आता। ठीक है, देखो जैसे क्या करना है, हमें पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट्स हमें सेम करने होंगे, तो बिफोर डेसिमल आफ्टर डेसिमल वी हैव 2 डिजिट्स एंड हियर वी हैव 3 डिजिट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 22.080 और उसमें से माइनस करना है, अच्छा आप यही अप्लाई करना क्योंकि यहाँ पे माइनस वैल्यूज हो जाएगी और नेगेटिव इंटीजर्स वाली वैल्यूज में क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 52 इज ग्रेटर, क्योंकि यहाँ अगर हम वो करेंगे कंपैरिजन तो दिस वन विल बी ग्रेटर। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेटर है पहले प्लस वाले ऑपरेशन ही अप्लाई करना। ठीक है, एंड देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन, इससे भी हो जाएगा लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि माइनस में वैल्यूज आ जाएंगे टर्म्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। That is all for today. Thank you. Good morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we read our 5th chapter of history, the Vedic age. Today we read the remaining topics of this chapter. We start our today's class with the topic recreation. Recreation means बेटा मनोरंजन होता है। वैसे recreation का मतलब क्या होगा कि दोबारा से किसी चीज़ को करना, लेकिन यहाँ पे रिक्रिएशन का मतलब हिस्ट्री के अंदर मनोरंजन से है। आप हिस्ट्री और इंग्लिश दोनों में वर्ड मीनिंग अलग अलग होते हैं किसी वर्ड के। ठीक है, मोस्टली आप सेम ही लिखेंगे, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका अगर आप हिस्ट्री में मीनिंग देखोगे तो वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ने रिक्रिएशन का मतलब मनोरंजन कैसे बता दिया। म्यूज़िक एंड डांस फॉर्म द मेन फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, की नाच और गाना। ठीक है, डांस मतलब नाचना और म्यूज़िक मतलब गाना, दोनों ही मुख्य तरीके थे मनोरंजन के।
द आर्यंस ऑल्सो लाइक द गेम ऑफ डाइस, कि जो आर्यन लोग थे वो गेम ऑफ डाइस मतलब शतरंज का खेल भी खेलना पसंद करते थे. दे वर ऑल्सो फाउंड ऑन कैरियोट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग एंड हंटिंग. कैरियोट रेसिंग का मतलब है रथ की रेस, मतलब कि जो बैलगाड़ी की रेस, और यहाँ पे ये हॉर्स रेसिंग है, और हंटिंग. ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, कि उनकी ड्रेस कैसी थी और उनके गहने कैसे थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड द ऑर्नामेंट्स पीपल यूज्ड इंक्लूड इयरिंग, नेकलेस, आर्मलेट एंड बैंगल्स कि इस टाइम में जो गहने थे वो लोगों के वो क्या थे कि कानों के झुमके, गले का हार, जो बाजूबंद और चूड़ियाँ. मैन एंड वुमेन ऑफ दिस पीरियड वॉर सिमिलर क्लोथ्स, कि इस टाइम के आदमी और औरत दोनों ही सेम तरीके के कपड़े पहनते थे. बोथ वॉर वन गारमेंट रैप्ड अराउंड द शोल्डर एंड अनदर गारमेंट अराउंड द वेस्ट, कि एक कपड़ा तो वो पहनते थे कि शोल्डर के ऊपर, जैसे कि हम आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो चद्दर डाले रखते हैं अपने कंधे से लेके ऐसे, ठीक है, और दूसरा वो वेस्ट से अपनी कमर से बांधे हुए रखते थे एक कपड़ा. अब है केस स्टडी. इनामगोन. Inamagon is a Chalcolithic site which has been dated between 700 BCE and 600 BCE, कि इनामगोन एक कैल्कोलिथिक साइट है जो 1700 BCE से 600 BCE के बीच में थी. अब आप ये मत सोचना कि ये उल्टा लिख दिया है, नहीं बेटा, जो BCE से पहले की एजेस आएंगी उनमें 17 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 14 ऐसे आएगा, और जब CE आएगा तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आएगा. ठीक है, BCE से पहले की जो डेट काउंट होंगी वो उल्टी काउंट होंगी, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ, और जो CE की डेट्स होंगी वो कम से ज़्यादा की तरफ. It is located on the banks of the river God, which is a tributary of the river Bhima in present day Maharashtra, कि जो ये साइट थी इनामगोन वो महाराष्ट्र की एक नदी है भीमा आज के टाइम में, उसकी एक सहायक नदी थी गोड, उसके किनारे बसी हुई थी. द पीपल प्रैक्टिसाइड्स एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, कि इस टाइम के लोगों का क्या था, जो एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग करते थे अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए. सम ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन हेयर इंक्लूड राइस, बीन्स, टेंटिल्स, बार्ले, और इस टाइम में क्रॉप्स जैसे कि गेहूँ की, चावल की, और जो सोयाबीन होती है, बीन्स फलीदार, और लेंटिल्स मतलब कि दालें वगैरह, ठीक है, इसके अंदर सारी फसलें आती हैं. Exhibitions at this site have yielded various articles including pottery and tools, कि इस टाइम की जब खुदाई की गई तो इस टाइम में बहुत सारे आर्टिकल्स निकले हैं, जैसे कि पॉटरी कि मटके वगैरह, जो पॉटरी की हुई थी किसी वैस पे या किसी मटके पे, किसी बर्तन पे, और बहुत सारे हथियार निकले थे, टूल्स निकले थे. पॉटरी फाउंड एट दिस साइट वॉज रेड इन कलर एंड हैज़ ब्लैक डिज़ाइंस, कि इस टाइम की जो पॉटरी मिली थी, जो जैसे कि आपके घर में फूलदान होता है ना, ऐसी पॉटरी होती है, या आपके घर में मटके होते हैं, उनके ऊपर आपने देखा होगा कई बार डिज़ाइन बना होता है वाइट कलर से, या किसी के ऊपर हम किसी और कलर से भी बना सकते हैं. जैसे हम आपको मटकी सजाने के लिए बोलते हैं, स्कूल्स में ये कंपटीशन भी होता है कि पॉट मेकिंग या पॉट डेकोरेशन, ठीक है, तो ये वही था कि जो पॉटरी होती थी वो रेड कलर की होती थी और उसके ऊपर ब्लैक डिज़ाइन बनाए हुए होते थे. टूल्स मेड ऑफ स्टोन एंड कॉपर हैव ऑल्सो बीन फाउंड अलोंग विद कॉपर ज्वेलरी, कि यहाँ के टूल्स किस में मिले हैं, स्टोन के और कॉपर के मिले हैं, और जिनके साथ कॉपर की ज्वेलरी भी मिली है. पीपल ऑल्सो स्टार्ट वियरिंग गोल्ड ज्वेलरी लेटर ऑन, और बाद में लोग जो थे वो गोल्ड ज्वेलरी भी पहनने लगे थे. अपार्ट फ्रॉम वन राउंड हट एंड 3 pit dwelling, ऑल द हाउसेज इन इनामगोन वर रेक्टेंगुलर इन शेप, कि इस टाइम के घर जो थे वो एक राउंड हट के रूप में थे, और उसके अंदर 3 pit dwelling थी, मतलब कि जो घर के अंदर मतलब कि थोड़े नीचे घर थे वो, ठीक है, कि 3 pit dwelling थी, कि 3 dwelling मतलब 3 ऐसे उसके स्तर बनाए हुए थे, और जो इनामगोन के घर थे वो रेक्टेंगुलर शेप में थे. द हाउसेज हैड स्टोरेज एरिया फॉर ग्रेन एंड वर मेड विद मड, कि इन घरों के अंदर स्टोरेज एरिया भी होता था अनाज को सेव करने का,
और ये मिट्टी के बने हुए होते थे। द हाउसेज वर टैच्ड विद ग्रास, और जो हाउसेज बनाए जाते थे वो ग्रास से बनाए जाते। टैच का मतलब है कि घास फूस से उनको जो हम बनाते हैं ना, आपने देखा होगा जो झोपड़ी होती है घास फूस की बनी हुई, तो उसी को टेस्ट बोला है यहाँ पे। मैनी एंशियंट ग्रेव्स हैव बीन फाउंड एट इनामोगोन, कि एंशियंट टाइम के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। वेसल्स फिल्ड विद वाटर एंड फूड हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम दीज ब्यूरल्स, कि वेसल फिल्ड विद वाटर, कि पानी से भरे हुए मटके और फूड से भरे हुए यहाँ पे मिले हैं। इनामोगोन स्टार्टेड टू शो ए डिक्लाइन फ्रॉम अबाउट 700 BCE, और इनामोगोन जो था उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था 700 BCE में, जो 600 BCE पे जाके ख़त्म हो गया था बिल्कुल ही ये। हिस्टोरियन बिलीव पुअर क्लाइमेट कंडीशन, वाटर स्कैर्सिटी और एपिडेमिक टू हैव बीन द रीज़न फॉर द डिक्लाइन। और जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि जो पुअर क्लाइमेट कंडीशन मतलब कि क्लाइमेट कंडीशन ख़राब होना, और यहाँ पे जो स्कैर्सिटी ऑफ एपिडेमिक्स, वाटर स्कैर्सिटी की पानी का कमी होना, और जो एपिडेमिक है मतलब जो भी आपदाएं हैं जैसे कि फ्लड आना, अर्थक्वेक आना, ये सारी चीज़ें इनके डिक्लाइन का मुख्य कारण है। पीपल स्टार्टेड टर्निंग टुवर्ड्स हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर लाइवलीहुड, और जो लोग थे वो टर्न हुए शिकार करने और इकट्ठा करने की अपनी आजीविका कमाने के लिए। गिविंग अप एग्रीकल्चर, उन्होंने एग्रीकल्चर छोड़ दी, क्योंकि पानी नहीं था तो वो एग्रीकल्चर कैसे करते, और जब वो एग्रीकल्चर करते तो या तो फ्लड आ जाती या वोल्केनो आ जाता, कुछ भी हो जाता, कोई भी एपिडेमिक आ जाती या सूखा पड़ जाता। द रेक्टेंगुलर हाउसेज वर स्लोली रिप्लेस्ड बाय स्मॉल राउंड हट, और जो रेक्टेंगुलर हाउसेज थे वो धीरे धीरे बदलने लगे स्मॉल राउंड हट्स में। द पीपल वर बिकमिंग पुअरर एंड द लिविंग कंडीशन डिटरोरेटेड, और जो लोग थे वो और गरीब होते गए, और जो लिविंग कंडीशन थी वो और मुश्किल होती गई, इसीलिए इसका डिक्लाइन हो गया। बेटा अभी तक हम पढ़ रहे थे अर्ली वैदिक एज, अब हम पढ़ेंगे द लेटर वैदिक एज, ठीक है। द शामा वेदा, द यजुर्वेदा एंड द अथर्ववेदा प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द लेटर वैदिक एज, कि जो शाम वेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, इन तीनों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है लेटर वैदिक एज की। द सामवेदा कंसिस्ट ऑफ सॉन्ग कंपोज्ड फ्रॉम द ऋग्वेदिक प्रेयर्स, कि सामवेद के अंदर ऋग्वेद में जो लिखे हुए थे, जो पैराज लिखे हुए थे, जो याइम्स लिखे हुए थे, राइम्स लिखी हुई थी, हाइम्स लिखी हुई थी, उनको उन्होंने प्रेयर के रूप में, सॉन्ग के रूप में कंपोज कर दिया था। दीज सॉन्ग्स वर रिटन फॉर द पर्पज ऑफ रेकिटेशन, और ये सॉन्ग्स किसके पर्पज से लिखे गए थे, जो भगवान की पूजा वगैरह के लिए लिखे गए थे। द यजुर्वेदा कंटेन्स हाइम्स विच वर टू बी चैंटेड वाइल परफॉर्मिंग यज्ञास, कि जो यजुर्वेद के अंदर जो हाइम्स लिखी हुई थी, जो मंत्र लिखे हुए थे, वो किसके लिए लिखे हुए थे, उनका उच्चारण होता था जब यज्ञ होते थे। इट ऑल्सो कंटेन डिस्क्रिप्शंस ऑफ द रिचुअल्स दैट द डिवोटीज हैव टू परफॉर्म, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, वर्णन किया हुआ था उन मान्यताओं का जो लोग अपने देवी देवताओं को प्रार्थना करते टाइम, उनको पूजन करते टाइम परफॉर्म करते थे। द अथर्ववेदा कंटेन्स स्पेल, charms and mantras which are to be used for protection from evil and diseases, कि अथर्ववेद के अंदर बहुत सारे मतलब ऐसे जो बातें लिखी हुई थी, ऐसे सॉल्यूशन लिखे हुए थे और मंत्र लिखे हुए थे जो किसी भी बीमारी या किसी भी एविल से, किसी भी बुराई से बचने के लिए मतलब इसके अंदर लिखे हुए थे। चार्म्स का मतलब भी यहाँ पे है कोई ऐसे मतलब कि कोई ऐसी औषधि या कोई ऐसी जड़ी बूटी के बारे में, ठीक है। मैनी अदर वैदिक टेक्स्ट वर ऑल्सो कंपोज्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज, की लेटर वैदिक एज के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट और भी कंपोज्ड हुए। दीज इंक्लूड द उपनिषद्स, आरण्यकास, द ब्राह्मण्स एंड द एपिक द रामायण एंड महाभारत, की उपनिषद आए, आरण्यकास आए, ब्राह्मण्स आए, ये ग्रंथों के नाम है बेटा, ठीक है। ये कुछ और टेक्स्ट हैं जो बुक्स हैं लिखी गई थी। एपिक्स का मतलब ग्रंथ होता है कि कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, महान ग्रंथ रामायण एंड महाभारत। दिस पीरियड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द एपिक एज बिकॉज द इवेंट मेंशन इन द एपिक आर बिलीव्ड टू हैव हैपेंड टुवर्ड द एंड ऑफ दिस पीरियड, कि ये जो एज थी इसको ग्रंथ का काल भी कहा जाता है क्योंकि इसी टाइम में बहुत सारे एपिक्स लिखे गए थे
और इन एपिक्स के अंदर लिखा भी गया है कि इन मतलब कि इस एंड ऑफ दिस पीरियड की कैसे इस पीरियड का अंत होगा. I hope students you understand the chapter very well. We read the remaining topics in next class. Thank you. Have a nice day. Morning student, welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. Student, we have already completed our revision part up to chapter 7, which will come in essay 1, and a part of that we are just doing right now. We are doing the listening skill. So in that case we have done the 2 part, and today we will just start the third one for each class 6, 7 and 8. So student, let us start. So good morning student, for class 6 in the same part third, the listening skills of the third paragraph. Today we are going to start. आज हम थर्ड पैराग्राफ करेंगे इसका लिसनिंग स्किल्स का, जो कि आपके चैप्टर 5 में दिया हुआ है द क्लेवर वीवर में, लास्ट में एक्सरसाइज में. तो यहाँ पे दिया गया है कि रीड आउट द फॉलोइंग पैराग्राफ इन द क्लास, जो कि क्लास में आपको ये पढ़ना है. और उसके बाद कहा गया है कि स्टूडेंट को जो है आंसर देने हैं इस पैराग्राफ में से, लिसनिंग स्किल में से, जो आपके जो है क्वेश्चन जो है वो आपके द क्लेवर वीवर वाले चैप्टर में पीछे दिए हुए हैं. सो लेट अस स्टार्ट द पैराग्राफ. इन एंशिएंट डे, यानी कि पुराने ज़माने की बात है. देयर वॉज अ किंग, एक राजा था. हु रूल्ड ओवर ए स्मॉल किंगडम, जो एक स्मॉल किंगडम पर राज करता था. ही हैड ए कोर्ट जस्टर, उसके पास एक जो है कोर्ट में, जस्टर वो इंसान होता है जो हंसाता है, जिसे हम कॉमिक मैन भी कह सकते हैं. तो वो जस्टर था जो हुज नेम वॉज मणिकरण. तो उसका नाम क्या था? मणिकरण था. तो जैसे वो सबको फनी चीज़ें कह करके, कथाएं सुना करके हंसाता था, उसका ये जॉब था. हिज जॉब वॉज सो टू एंटरटेन द किंग विद हिज फनी वर्ड्स. उसका काम था कि वो अपने राजा को जो है मनोरंजित करे फनी शब्दों के साथ, वर्ड्स एंड एक्शंस, एक्शन करके. Whenever the king was in bad mood, जब भी राजा का मूड खराब हो तो उसका काम क्या था कि राजा के मूड को अच्छा करना है, चाहे वो फनी फेस बना के करे या फिर कोई फनी वर्ड्स कह के करे या एक्शन करके. तो ये उसका जॉब था. Once the king became angry with him, और एक दिन राजा ने क्या किया कि राजा उससे जो है नाराज हो गया. And sentenced, आदेश दे दिया, him to death, उसको जो है ये आदेश सुना दिया कि इसको मौत के घाट उतार दिया जाए. मणिक्रम वॉज स्केर्ड, मणिक्रम घबरा गया. एंड बैक द किंग टू स्पेयर हिज लाइफ, और उसने जो है राजा से प्रार्थना की कि उसकी जान बख्श दी जाए, माफ़ कर दिया जाए. द किंग वॉज सो एंग्री दैट The king was so angry that he was not ready to pardon him. और राजा जो है वो इतना नाराज हो गया था कि वो जो है मणिक्रम को माफ़ करने के लिए राजी ही नहीं हुआ. However, after much request, लेकिन काफ़ी जो है रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना करने के बाद, he gave him a chance to decide, उसने एक उसको मौका दिया कि वो ये चीज़ डिसाइड करे हिमसेल्फ, अपने आप, एज टू हाउ ही विश टू डाई, कि वो अपनी मौत खुद चुने कि वो कैसे मरना चाहता है. मणिक्रम वॉज अ वेरी क्लेवर मैन, मणिक्रम जो था वो बहुत ही चतुर आदमी था. ही रिमाइंड साइलेंट, वह चुप रहा. फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए. एंड देन सेड दैट, और उसके बाद उसने कहा, ही विश टू डाई ऑफ ओल्ड एज, वो जो है बुढ़ापे में मरना चाहता है. द किंग लुक्ड एट हिम, राजा ने उसकी तरफ देखा. फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए. एंड देन, और फिर. बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और जो है हंसी के मारे जो है बर्स्ट इनटू लाफ्टर यानी कि एकदम से हंसना शुरू कर दिए, एकदम से हंसने लगे. द जस्टर हैड सेव्ड हिज लाइफ विद हिज क्लेवरनेस,
और उस जोकर यानी कि विदूषक जो कि बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद था, उसकी जो है इस गुण के वजह से उसकी जो है लाइफ यानी कि उसकी इस चतुराई की वजह से उसका जीवन बच गया। सो स्टूडेंट, अब जो यहाँ देखिए योर टीचर विल रीड अ स्मॉल पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ कौन सा है जो मैंने अभी आपको पढ़ के समझाया है। लिसन टू हर हिम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट बिलो। अब जो पैराग्राफ मैंने आपको समझाया है उससे रिलेटेड आपके ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट, मैं जो है आपको इसका सिर्फ मतलब बताऊंगी और इसका समझाऊंगी। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। Who was मणिकरण एंड व्हाट वाज हिज जॉब? मणिकरण कौन था और उसका जॉब क्या था? तो आपको जैसे मैंने जॉब इसमें पैराग्राफ में बताया है कि वो एक जस्टर था और उसका जॉब क्या था। जब भी राजा का मणिकरण वो एक जस्टर था और उसका जॉब क्या था? ही यूज टू जस्ट एंटरटेन किंग वाइल हिज मूड इज ऑफ। जब उसका मूड खराब होता था तो उसको एंटरटेन करने का काम था उसका। Why did the king sentence मनीराम to death? अब जो है मनीराम को जो है डेथ का आदेश क्यों दिया जो है राजा ने? इसका आंसर क्या है कि बिकॉज ही वॉज एंगर विद हिम, वो उससे नाराज था इसलिए उसने उसको मौत की सजा सुनाई। अब नंबर 3 देखिए, What chance did the king give him after much request? यानी कि कौन सा चांस दिया, क्या चांस दिया राजा ने काफ़ी जो है उसकी रिक्वेस्ट करने के बाद? तो इसका आंसर क्या है कि when he requested much, तो राजा ने क्या किया? He just decide himself what kind of that he want. तो राजा ने उस पर छोड़ दिया कि तुम कैसे मौत मरना चाहते हो, अपने आप ही बताओ। तो ये है उसका आंसर। हाउ डिड मणिग्राम विश टू डाई? अब इसमें क्या बताना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर कि मणिग्राम ने कैसे मरना पसंद किया। ही डिसाइडेड टू डाई इन ओल्ड एज, यानी कि उसने क्या पसंद किया कि उसकी मृत्यु जो है वृद्धावस्था में हो, यानी कि उसकी मृत्यु तब हो जब वो बूढ़ा हो जाए। तो ये इसका आंसर है। अब इसका देखिए 5th का, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जेस्टर का मतलब होता है कि जो आपको हंसाता है, यानी कि जोकर या फिर कॉमिक, ये दोनों ही इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और नंबर 2 देखिए, स्केर्ड। स्केर्ड का मतलब होता है डरना, तो डरना क्या होता है? अफ्रेड भी होता है और फेयरफुल भी होता है। तो ये दोनों ही इसके सिनोनिम्स हुए। सो स्टूडेंट, आपको करना क्या है, ये आपको कॉपी में करना है और ये लिसनिंग स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए और आंसर्स आपको खुद से करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, just read it and just understand it carefully, or listen the video twice and thrice and thus then try to give the answer of these questions. So student, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर। Hello student, in today's GK class I Priyanka ma'am discuss with you some current affair. You have to write that current affair in your GK notebook and revise in your exam. Okay. Student, question number 44 is who has been appointed as the director of NBT National Book Trust? आपसे फुल फॉर्म भी आस्क की जा सकती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NBT? तो नेशनल बुक ट्रस्ट। स्टूडेंट, इसके डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? युवराज मलिक। NBT एक नेशनल बुक ट्रस्ट है, इसमें वेरियस टाइप्स के ई बुक्स और पेपर्स होते हैं और इसके फाउंडर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अवार्डेड मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019। तो मर्क यंग जो साइंटिस्ट अवार्ड है वो एक बेस्ट रिसर्च करता है उस बंदे को मिलता है। तो ये किसको मिला था? शाक्य सिंगा सैन। ये कहाँ से बिलोंग्स करते थे? जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है पुणे में, वहाँ से बिलोंग करते थे और इनको एक केमिकल रिसर्च के लिए ये अवार्ड मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल
रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ जो आपने सुना होगा ना, सीआरपीएफ फोर्स होती है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होते हैं? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसके डायरेक्टर जनरल मिस डीआईजी कौन अपॉइंट हुए हैं? आनंद प्रकाश महेश्वरी। ओके, तो स्टूडेंट आपसे ये फुल फॉर्म भी आस्क की सकती हैं कि सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती हैं, तो आप क्या राइट करेंगे? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिगियस सरस्वती सम्मान 2019। तो इसका आंसर क्या है? वासुदेव मोही। तो स्टूडेंट जो ये प्रेस्टिगियस सरस्वती सम्मान है, ये किसको मिला था? वासुदेव मोही को। वासुदेव मोही एक राइटर और एक पोएट दोनों थे। इन्होंने के बिरला जो फाउंडेशन है उनको एक जो लिटरेसी में कोई राइट करके दिया था पैराग्राफ, तो इसके लिए उन्हें एक ये अवार्ड मिला था। ओके, नेक्स्ट वन इज who has been appointed as the new chairperson and managing director of Shipping Corporation of India। तो स्टूडेंट चेयरपर्सन और एमडी की फुल फॉर्म मैनेजिंग डायरेक्टर शिपिंग जो कॉरपोरेशन है इंडिया के, वो कौन अपॉइंट हुए हैं? हरजीत कौर जोशी, और ये एक पंजाबी थे। ठीक है, Now question number 49 is who has been awarded Miss Teen International for the year 2019। स्टूडेंट जो मिस टीन अवार्ड है वो 14 to 19 की एज में जो गर्ल्स होती हैं उनको मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर ब्यूटी एंड वर्क। ओके, तो इस किसको मिला था? ये आयुषी ढोलकिया। और ये जो गर्ल्स थी ये एशिया कॉन्टिनेंट से ही बिलोंग करती थी। आफ्टर 27 ईयर्स एशिया कॉन्टिनेंट में किसी गर्ल्स को ये अवार्ड मिला था। ओके, नेक्स्ट वन इज हु बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं? मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के जो नए चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? शिवराज सिंह चौहान। और हमारे जो स्टेट है हरियाणा, उसके कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर। ओके, नेक्स्ट वन इज हु हैव बीन अवार्डेड विद द एबल प्राइज 2020। आंसर इज हिलेल फस्टनबर्ग एंड ग्रिगोरी मार्गिल्स। तो स्टूडेंट ये 2 पर्सन्स थे जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते थे, जिनको हाबिल जो पुरस्कार है वो मिला था। इसको हिंदी में बोलते हैं हाबिल पुरस्कार और इंग्लिश में एबल प्राइज। ओके, तो स्टूडेंट जो हिलेल फस्टनबर्ग थे ये अमेरिका से बिलोंग करते थे, और जॉर्ज मार्गिल से ये कहाँ से बिलोंग करते थे? रूस से। और जो ये हाबिल जो प्राइज है ये किसको मिलता है? जो पर्सन्स मैथमेटिक्स के फील्ड में डीप स्टडी या थ्योरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उन बंदों को ये प्राइज मिलता है। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ यश बैंक। तो आंसर इज प्रशांत कुमार। स्टूडेंट एमडी की फुल फॉर्म होती है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन नेम्ड एज बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2019। ओके, आंसर इज पीवी सिंधु। स्टूडेंट बीबीसी की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सेंटर कॉरपोरेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको ये किसको मिला था? पीवी सिंधु को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 54 हु हैज वॉन द 7th एडिशन ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड 2017 to 19। तो ये किसको मिला था? वी प्रवीण राव। तो स्टूडेंट जो ये अवार्ड है ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं रिटायर्ड ऑफिसर, उनको मिलता है। नेक्स्ट वन इज हु वाज नेम्ड एज 120th विनर ऑफ कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड्स। तो इसके विनर कौन थे? जयदेव पेंग, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट फ्रॉम असम, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? असम जो स्टेट है वहाँ से। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड।
तो ये किसको मिला था? जो फेमस एक्टर है ऋतिक रोशन। तो स्टूडेंट इसमें ऋतिक की स्पेलिंग आपको ढंग से चेक करनी है। जो ऋतिक में एच साइलेंट होता है और स्टार्ट किससे होती है? एच से। ओके, नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया। तो एयर इंडिया कौन सा पार्ट होता है? जो एयरफोर्स से रिलेटेड होता है। तो ये इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन हुए थे? सेलेक्ट राजीव बंसल। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यस बैंक का किया था, अब क्या है? PNB पंजाब नेशनल बैंक। द आंसर इज नीरज व्यास। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 इज विच स्टेट असेंबली बिकम द फर्स्ट इंडिया टू पास ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग टू स्क्रैप ऑन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये कौन सा एक्ट था? CAA। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे आस्क की जा सकती है एग्जाम में कि CAA की फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो ये कौन सा जो फर्स्ट इंडिया का स्टेट था? वो केरला। और जो ये CAA एक्ट रियलिटी में क्या था? ये 2019 दिसंबर में पास आउट हुआ था एक्ट। तो इसका मेन मोटिव क्या था कि जो ऑल रिलीजन्स के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख को, सबको इक्वलिटी में जो सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाए, किसी के ज़्यादा या कम नहीं दी जाए। ओके, मीन्स सबके जो राइट्स है वो सेम हो। ओके, नेक्स्ट वन इज विच बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन सनस्क्रीन दैट इज हार्मफुल टू कोल्स। तो ये कौन सा कंट्री था? पालू। बिकॉज जो ट्रैवलर्स होते हैं वो सनस्क्रीन को कॉस्टली जो कॉस्ट होती है उस पर सेल करते हैं। इससे जो स्किन के लिए वैसे तो हार्मफुल होती है और इसके लिए पे भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो उन्होंने ट्रैवलर्स को की वजह से इस कंट्री में ये सनस्क्रीन है जो बैन कर दी गई। ओके, तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 60 तक ये क्वेश्चन आंसर है अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और फॉर योर ऐसे एग्जाम यू हैव टू लर्न दैट। ओके, नाउ सिलेबस ऑफ SA1 फॉर क्लास 6 to 8 इज हियर। 6 का है 1 to 25 चैप्टर, 7th का 1 to 30 एंड फॉर क्लास 8th 1 to 27। और जितने भी आपको असाइनमेंट्स कराए हैं वो सभी और विद करंट अफेयर्स। ओके।